So hi students. So we have already discussed till the mucosa gastric gland, not in detail. We have just started. I think we have just started, and the structure I have just. Means you just had. I think you have an. I gave you some small overview, like how many different types of cells are there in the mucosa gastric gland, or these gastric gland what we have discussed, right? So हमने स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखा था और उसके कंपोनेंट्स या कॉम्पोजिशन मतलब कितने in this structure in this mucosa gastric gland, what are the different types of cell we can see, what are the different types of cells are there, so that we have actually discussed. ठीक है ना? तो अभी आज इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ाई करेंगे. ठीक है, चलिए. सो म्यूकोसा गैस्ट्रिक ग्लैंड, सबसे पहले so this is the diagram. So first of all I will discuss the things with the diagram. So after that when we'll go to the notes I will discuss the points once again with you. Okay, so पहले स्ट्रक्चर के साथ पूरा, क्योंकि स्ट्रक्चर होना जरूरी होता है जब डिस्कस कर रहे हैं. See, first of all I will discuss the diagram what you can see right now on your screen, which is a handmade diagram and you all need to draw this. And after that I will also show you like bookish and proper color diagram, so which will help you to have and visualize and to understand that how it would be, like how it is actually in reality, how it actually this sheet actually, or at least, right? कलर जो देखोगे वैसा ही नहीं होता है कलर हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड का, बस हम वो कलर पढ़ने के लिए यूज करते हैं, समझने के लिए हम ऐसे कलर करते हैं, बट स्ट्रक्चर वैसा होता है. ठीक है, चलो. सबसे पहले गैस्ट्रिक जो म्यूकोसा गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इट इज अ सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड, जो पहले हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था. द सेम थिंग आल्सो हियर, इट इज सेम. ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल व्हाट वी कैन सी इन दीस इन द म्यूकोसा गैस्ट्रिक ग्लैंड. ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल व्हिच आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा गैस्ट्रिक ग्लैंड. अभी क्या क्या है उसमें, अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल ऑलमोस्ट 6 टाइप्स के आपकी ग्लैंड से आपको मिलेंगे. पहला है गॉबलेट सेल्स, सॉरी मतलब सेल्स आपको मिलेंगे. 6 टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर इन दिस ग्लैंड. पहला है आपका गॉबलेट सेल्स, दूसरा है ऑक्सैंटिक सेल्स, तीसरा है चीफ सेल, देन फोर्थ वन इज योर आर्जेंटाफिन सेल, देन फिफ्थ वन इज योर जी सेल, and the last and the sixth one that is your stem cell or basal cell. ठीक है, basal cell और stem cell. तो अभी एक करके बात करते हैं. पहला लोकेशन की बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, इसका फंक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, सो फर्स्ट गॉबलेट सेल. गॉबलेट सेल इज प्रेजेंट इन द अपर सरफेस, दैट इज इन द म्यूकोसा एंड आल्सो इन द ग्लैंड पार्ट. ठीक है, तो गॉबलेट सेल कहां रहता है, देखो ध्यान से देखना है. यहाँ पे मैंने यहां से भी मार्क किया है, यहां से भी मार्क किया है. तो जो ग्लैंड के ऊपर जहां पे ग्लैंड जहां से ग्लैंड म्यूकोसा लेयर के बाद तो ग्लैंड अंदर की तरफ है ना, तो एक बार देख लेते. देखो इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा, ये म्यूकोसा लेयर है और यहाँ पे जो ग्लैंड है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना. तो यहाँ पे जो म्यूकोसा लेयर है ना, उसमें भी गॉबलेट सेल होते हैं. हमने इसी को फ्लिप करके यहाँ पे मैग्नीफाई किया है, समझने की कोशिश करो. इसको अगर आप फ्लिप कर दोगे और ड्रॉ करोगे तो डायग्राम को एनलार्ज करोगे तो आपको ये वाला डायग्राम मिलेगा जो मैंने बनाया है यहाँ पे. तो ये समझना है आपको पहले. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन है, इसको मैंने फ्लिप कर दिया है, ऊपर वाले को फ्लिप कर दिया है. ठीक है, इधर ये था उसको उल्टा कर दिया. ठीक है, और उसको एनलार्ज करके बनाया. तो दिस इज द स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी एपिथेलियम है. ठीक है, तो एपिथेलियम में भी जो आपका सेल है, जो आउटर मोस्ट लेयर में जो सेल है, वो भी उसमें भी हमको गॉबलेट सेल मिलेंगे. और अंदर में ये ग्लैंड के अंदर में इसके लेयर में भी हमें गॉबलेट सेल मिलेगा. देखो इस तरफ भी आपको मिलेगा, इस तरफ भी मिलेगा. तो यहाँ पे भी गॉबलेट सेल है, यहाँ पे भी गॉबलेट सेल है. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है. लोकेशन क्या है, द गॉबलेट सेल आर प्रेजेंट in the upper surface, that is in the mucosa and also in the gland part. ठीक है, so goblet cells are present in the upper surface and that is in the mucosa and also in the gland part. ठीक है, तो गॉबलेट सेल कहां पे मिलेगा आपको, मिलेंगे हमें See, goblet cell are present in the upper surface, that is in the mucosa and also in the gland part. ठीक है, तो म्यूकोसा पार्ट में भी मिलेगा, ग्लैंड पार्ट में भी मिलेगा. ठीक है, ये इसका लोकेशन हो गया. दूसरा देखते हैं ऑक्सैंटिक सेल के बारे में. ऑक्सैंटिक सेल्स आर प्रेजेंट और दे आर द पार्ट ऑफ द ग्लैंड रीजन
बिगर इन साइज। अब ऑक्जेंटिक जो सेल है वो ग्लैंड का ही पार्ट होता है, वो म्यूकोसा लेयर में नहीं रहता है, सिर्फ ग्लैंड में ही हमें मिलेगा। लेकिन गॉबलेट सेल देखो म्यूकोसा लेयर में भी मिल रहा है और ग्लैंड में भी मिल रहा है, ठीक है। बट ऑक्जेंटिक सेल है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लैंड में ही मिलेगा। यू कैन फाइंड ओनली इट इज इन द ग्लैंड एंड द साइज ऑफ दैट these cells आर लिटिल बिगर, ये थोड़ा बड़ा होता है। आप देख सकते हो दिस आर स्वेल्स, मशरूम शेप अंदर की तरफ है ना। तो ये बड़ा साइज का होता है। आप कंपेयर करोगे, अभी मैंने ड्रॉ किया है, देखो आपको भी ऐसे ही ड्रॉ करना है। इसका साइज जो थोड़ा बड़ा बनाना है। ये दूसरे सेल से, बाकी जो सेल्स है ना उससे ये हमेशा बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है, दिस बिगर इन साइज। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट नंबर 3, चीफ सेल। नाउ द चीफ सेल, see after the auxentic cell there would be many cells which are columnar in nature। देखो ऑक्जेंटिक सेल के बाद आपको बहुत सारे सेल इस तरह भी मिलेंगे, इस तरह मिलेंगे। दोनों ध्यान से अगर आप देखोगे तो कोलुमनार शेप के सेल है। क्या सेल है? कोलुमनार शेप। जो सेल यहाँ पे है, which shape of the cell we can see, they are columnar in shape, ठीक है। सो कोलुमनार इन शेप जो है वो हमें सेल यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। And in between there would be some goblet cells which secrete mucus and these cells are known as chief cells, ठीक है। अब देखो मेनली क्या है यहाँ पे, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे just after these auxentic cells we can see that there are like a complete layer of these columnar shaped cells and in between इनके बीच बीच में गॉबलेट सेल भी हो सकता है, ठीक है। तो कोलुमनार सेल मतलब चीफ सेल मतलब जो कोलुमनार सेल ऑक्जेंटिक सेल के बाद हमें मिलेंगे सीरीज में, और उनके बीच में गॉबलेट सेल भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ चीफ सेल मतलब सिर्फ कोलुमनार सेल ही रहेंगे, बीच में गॉबलेट सेल भी हो सकता है। सिर्फ वो कोलुमनार जो शेप के सेल्स हैं उसे हम कहते हैं चीफ सेल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द अर्जेंटा फिन सेल। अब अर्जेंटा फिन सेल का लोकेशन क्या है? सी ऑन द लोअर साइड अगर हम देखेंगे like there are some other cells are also present in the lower part। अभी देखो ये अपर पार्ट था, ये लोअर पार्ट है, ये भी लोअर पार्ट है, ये भी लोअर पार्ट है। सो लोअर पार्ट वी कैन सी देयर आर सम अदर फ्यू सेल्स आर प्रेजेंट एंड ये जो सारे सेल्स है ना ये थोड़ा ट्रायंगल शेप के होंगे। ध्यान से देखो ये जो सेल्स यहाँ पे लोअर पार्ट में है दे आर लिटिल बिट ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। तो लोअर पार्ट में जो सेल्स हमें कुछ मिल रहे हैं अलग से, उनका शेप कैसा है? ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है, ट्रायंगल के जैसे शेप है। उसको हम, और ये जो सेल है बेसिकली ये ट्रायंगल शेप के सेल है, इसे हम कहते हैं अर्जेंटा फिन सेल, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जी सेल। जी सेल, because there are some cells which are endocrine in nature can also seen। अब देखो कुछ और सेल हमें मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम ऑल दी सेल जो हमने डिस्कस किया, गॉबलेट, ऑक्जेंटिक, देन योर चीफ सेल, अर्जेंटा फिन सेल। इसके अलावा भी हमें कुछ सेल मिलेंगे जो कि जिनका काम होता है एंडोक्राइन मतलब क्या है ना, दे विल सीक्रेट सर्टेन बायोकेमिकल व्हिच इज endocrine मतलब they will secrete certain local hormone, we can say they secrete some local hormone in this area, ठीक है। और उस तरह के सेल को हम बोलते हैं जी सेल, ठीक है। now the last type of cell that is called basal cell or stem cell। see one more type of cell which we can see, जो हमें कहाँ मिलेगा? जो नैरो एंड्स है ना, ये जो हमें ब्रांचेस हमें दिख रहे हैं उसके जो नैरो एंड्स है उसमें हमें दिखेगा कि कुछ सेल्स है जो कि जिसमें स्वेलिंग हमें दिखेगा। दो सेल्स लिटिल बिट swollen in structure at the top, ठीक है। टॉप की तरफ उस जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना ऑक्जेंटिक सेल की सेल जो अंदर की तरफ स्वेल है, ये बाहर की तरफ स्वेल होगा, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ स्वेल होगा, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा सेल अगर हमें मिले उसे हम कहते हैं। और कहाँ रहता है? लोअर पार्ट में, ठीक है। कहाँ रहता है? लोअर पार्ट में, लोअर जो नैरो एंड है उसमें रहता है ब्रांचेस में, ठीक है। उसको बोलते हैं स्टेम सेल और बेसल सेल, ठीक है। तो ये था लोकेशन, ठीक है, स्ट्रक्चरल लोकेशन था। अब हम बात करेंगे डिटेल में इन सब के बारे में, इनका जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो भी हमें देखना है ना। चलिए गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल का काम क्या है? इट सीक्रेट्स म्यूकस एंड मेक अ थिक लाइनिंग ओवर द म्यूकस लेयर। अच्छा चलिए अब यहाँ डायग्राम तो आपने बना लिया होगा, तो अभी हम पॉइंट की तरफ चलेंगे। पॉइंट थोड़ा सा, पहला जो पॉइंट लोकेशन का था वो थोड़ा फटाफट देख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, वहां पे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। सो दिस इज द, सो यू कैन पॉज एंड यू कैन राइट द पॉइंट्स व्हाट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देयर इज नथिंग, यहाँ पे मैंने बताया था कि जो सेल्स है आपके 6 डिफरेंट टाइप्स के, वो वहां पे लिखे हुए हैं, देखिए गॉबलेट, ऑक्सेंटिक, देन चीफ सेल, अर्जेंटा फिन सेल, जी सेल, बेसल सेल, है ना। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स।
नाउ दिस इज द लोकेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ईच सेल, जब जो अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि गॉबलेट सेल होगा, अब गॉबलेट सेल का स्ट्रक्चर और लोकेशन क्या है, म्यूकस जो म्यूकोसा है, सरफेस जो है म्यूकोसा उसमें भी है और ग्लैंड में भी, ग्लैंड पार्ट में भी हमें दिखेगा। ऑक्जेटिक सेल थोड़ा बड़े साइज के होते हैं, स्वेल होते हैं, मशरूम शेप के जैसे दिखते हैं, है ना। चीफ सेल मैंने डिस्कस किया जो कि कोलुमनार सेल है, जिसके बीच बीच में इन बिटवीन द कोलुमनार सेल वी कैन आल्सो फाइंड दिस गॉबलेट सेल एज वेल, राइट, आफ्टर द ऑक्जेंटिक सेल, है ना। तो बात किया मैंने, तो ये पॉज करके लिख लीजिए सारा पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया, सो जस्ट पॉज एंड यू जस्ट राइट, ओके। नेक्स्ट, अर्जेंटाफिन सेल। So on the lower cell we can find that, and the lower cell we find that few more cells, or certain cells are slightly triangular, जो हमने बताया था लोअर पार्ट में ट्रायंगुलर शेप के जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं अर्जेंटाफिन सेल। मैंने डायग्राम में बनाया, दिखाया, आपने बना भी लिया होगा, है ना। जी सेल के बारे में मैंने बताया, these are endocrine cells. Apart from all these cells we can find other type of cells also, simple cells which are also called G cell, which are endocrine in nature, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और बेसल सेल और स्टेम सेल, वन मोर टाइप ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट, मैंने बताया आपको कि अंदर की तरफ स्वेल होता है, जो ग्लैंड पार्ट में अंदर की तरफ, नीचे लोअर पार्ट में रहता है और अंदर की तरफ स्वेलिंग उसको मिलेगा, हमें दिखेगा, वो सेल है, उसे बोलते हैं स्टेम सेल, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर है, तो आप पॉज करके इसको लिख लो, हम आगे बढ़ते हैं। चलो, नेक्स्ट है गॉबलेट सेल। अभी गॉबलेट सेल, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं ना, अभी इसका सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस, फंक्शन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो गॉबलेट सेल्स बेसिकली इसका जो काम होता है ना, म्यूकस सिक्रीशन इसका मेन काम होता है। इसका मेन काम, फंक्शन क्या है ना, इट सीक्रेट द म्यूकस, ठीक है। उससे होता क्या है फायदा, इट क्रिएट और इट फॉर्म्स और इट मेक्स अ थिक लाइनिंग ओवर द म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर के ऊपर, क्योंकि अभी हम बात करें स्टमक की, तो स्टमक का जो म्यूकोसा लेयर है दैट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ल्यूमेन, राइट। तो वहां पे एक थिक लेयर बना देगा, बहुत ही ज्यादा थिक लेयर बना देगा। वो जरूरी क्यों है ये बताइए, ठीक है। Why it is very responsible, why it is important। देखो सबसे जरूरी है, मैं बताता हूं आपको कि देखो एक चीज है, हम कुछ भी खाते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। अगर हम प्रोटीन खा लिया, हमने फ्लैश खाया, या हमने पल्सेस खाए, या हमने ब्रेड खाया, या हमने चावल खाया, है ना, जो भी हम खाते हैं उसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे स्टमक में आपको पता है इट इज हाईली एसिडिक, और आपको पता है कि एसिडिक जो मीडियम है इट इज वेरी डेंजरस फॉर आवर टिश्यूज, राइट, लिविंग सेल्स और टिश्यूज। फिर भी हम कैसे सेफ रहते हैं, वाई, यहाँ पे क्वेश्चन, एक कॉमन क्वेश्चन आता है, कॉमनली लोग कहते हैं कि वाई द स्टमक डू नॉट डाइजेस्ट इटसेल्फ। क्योंकि स्टमक के पास इतना स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स है और इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है, इट वुड हैव डाइजेस्ट इटसेल्फ ना। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों स्टमक अपने आप को डाइजेस्ट नहीं कर लेता, क्योंकि वो भी तो मसल से ही बना हुआ है, वो भी तो मस्कुलर है ना, टिश्यू से बना हुआ है। तो वो इसलिए नहीं करता है, इसीलिए प्रोटेक्टेड रहता है हमारा स्टमक, बिकॉज ऑफ दिस म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर का बहुत थिक, म्यूकस का जो वहां पे एक बहुत थिक लेयर बन जाता है, बना रहता है, ठीक है। इससे जो हमारा स्टमक है वो सेफ रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी पॉइंट लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ दैट थिक लाइनिंग ओवर द म्यूकस लेयर, इट इज एंड दैट इज हाउ आवर स्टमक इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एसिड एंड एंजाइम, and it protects the stomach lining from HCl। क्योंकि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेशन होता है, सो दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। अगर वो इनर लाइनिंग, थिक लाइनिंग नहीं रहेगा अगर म्यूकस का, तो हमारे स्टमक का जो टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा एक डिजीज के बारे में जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। तो उसमें होता क्या है ना, ये म्यूकस लेयर डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक से वो लाइनिंग नहीं बनता, तो उससे क्या हो जाता है कि what we can say this somehow this enzyme and this acidic medium of the stomach affect the tissue or the muscles, it destroy the muscles, bleeding happens, and slowly this causes and finally the patient is suffering from the gastric ulcer। इसी को बोलते हैं gastric ulcer, ठीक है। now next ऑक्जेंटिक सेल। नेक्स्ट सेल क्या है, ऑक्जेंटिक सेल। अच्छा, ऑक्जेंटिक सेल क्या है, ये दिस आर आल्सो नोन एज पैरेटल सेल। ऑक्जेंटिक सेल का दूसरा नाम क्या है, पैरेटल सेल। इसको पैरेटल सेल भी बोला जाता है, ठीक है। पैरेटल सेल भी बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल, दोनों नाम ही सेम है, तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको, पैरेटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। ये करता क्या है, दे सीक्रेट HCl, ठीक है। और क्या करता है, एक फैक्टर सीक्रेट करता है, उसको बोलते हैं कैसल
इंट्रिंसिक फैक्टर, क्या कहते हैं, कैसल्स इंट्रिंसिक, एपोस्ट्रोफी एस है, ठीक है, कैसल CASTLE एपोस्ट्रोफी एस, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर एंड HCl। अभी मैंने बताया ना कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सीक्रेट होता है, तो वो कौन करता है, ऑक्जेंटिक सेल, ये जो HCl और एक कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये दोनों ही सीक्रेट करता है। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर में इट्स अ टाइप ऑफ एंजाइम, ठीक है। अब काम क्या है, ये HCl सीक्रेट होता है, इसका फायदा क्या है, इसका फंक्शन क्या है, सी इट प्रोवाइड्स प्रॉपर pH बिकॉज ऑफ द HCl इट इन द स्टमक इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर pH फॉर द एंजाइम। जो भी एंजाइम सीक्रेट होता है उसको एक प्रॉपर pH चाहिए टू गेट एक्टिवेटेड, ठीक है। अगर pH का जो लेवल है, pH का जो मतलब प्रॉपर pH अगर नहीं होगा स्टमक में, तो ये जो आपके एंजाइम्स है वो एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। और फाइनली इफ इट इज नॉट गेटिंग एक्टिवेटेड सो इट कैन नॉट डू वर्क, ठीक है। और क्या करता है HCl, क्योंकि एसिड है तो हमारे फूड में हम जो भी खाते हैं उसके साथ कुछ भी अगर एक्स्ट्रा जर्म्स आ गया, सो दोस जर्म्स आर आल्सो गेट किल्ड, ओके। फूड के अंदर जो भी जर्म्स है वो भी मर जाते हैं बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ HCl, ठीक है। नाउ इट इज आल्सो गोइंग टू एक्टिव द एंजाइम्स। अभी बताया मैंने कि एंजाइम जो भी बनते हैं हमारे वहां पे सीक्रेट होते हैं स्टमक पे, उसको भी एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। और क्या करता है, फाइनली इट सॉफ्टन द फूड, फूड को और सॉफ्ट कर देता है बिकॉज ऑफ द वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द HCl द फूड्स इट गेट सॉफ्टन, और सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब और ज्यादा इजी हो जाता है उसको मतलब ब्रेक करने के लिए और उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 दैट इज साइनोकोबालामीन, ठीक है। अब ये जो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है ये बेसिकली किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, ठीक है। विटामिन B12 जो है उसको एब्जॉर्ब करने में हमें हेल्प करता है ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसका दूसरा नाम सॉरी विटामिन B12 का दूसरा नाम है साइनोकोबालामीन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, विटामिन B12 को हम क्या कहते हैं, साइनोकोबालामीन, ठीक है, साइनोकोबालामीन, फाइन। चलिए नेक्स्ट इज चीफ सेल। अगर हम बात करेंगे चीफ सेल के बारे में, देखो चीफ सेल्स आर आल्सो नोन एज पेप्टिक और ज़ाइमोजेन सेल। चीफ सेल को हम क्या कह सकते हैं, चीफ सेल्स आर आल्सो नोन एज पेप्टिक और ज़ाइमोजेन सेल, ज़ाइमोजेन सेल कह सकते हैं या तो पेप्टिक सेल कह सकते हैं। नाउ दे सीक्रेट द एंजाइम्स नेमली पेप्सिनोजेन, देन प्रोरेनिन एंड माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज। तो चीफ सेल क्या करता है, these are they secrete the enzyme। चीफ सेल क्या करता है ना, एंजाइम सीक्रेट करता है, कौन सा, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, देन माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिनोजेन क्या है, इट इज इनएक्टिव पेप्सिन, प्रोरेनिन क्या है, इट इज द इनएक्टिव रेनिन व्हिच एक्ट्स ऑन द मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, मिल्क प्रोटीन एक्चुअली। तो चीफ सेल क्या करता है ना, ये अलग अलग तरह के एंजाइम सीक्रेट करता है, जैसे कि पेप्सिनोजेन, देन प्रोरेनिन, माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिनोजेन क्या है, पेप्सिनोजेन इज एक्चुअली इट्स इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म जो है उसको हम बोलते हैं पेप्सिनोजेन, ठीक है। अच्छा, प्रोरेनिन ये भी क्या है, इट इज आल्सो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द रेनिन। रेनिन का इनएक्टिव फॉर्म जो होता है वो प्रोरेनिन होता है, ठीक है। और रेनिन का काम क्या है, ये जो मिल्क प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज मतलब इट इज हेल्पिंग इन द डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इसको। चलिए, अर्जेंटाफिन सेल्स, नेक्स्ट इज अर्जेंटाफिन सेल। ये क्या करता है, इट सीक्रेट सेरोटोनिन, ठीक है, एंड इट हेल्प इन द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल, ठीक है। तो अर्जेंटाफिन सेल क्या करता है ना, ये जो है सेरोटोनिन जो है उसको सीक्रेट करता है, वो इसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन द मसल कंट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज जी सेल। नाउ दीस जी सेल्स आर एंडोक्राइन सेल्स एंड सीक्रेट गैस्ट्रीन, एंड गैस्ट्रीन इज अ लोकल हार्मोन। मैंने बताया था ना, जी सेल एंडोक्राइन है इन नेचर, और ये लोकल हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। और कौन सा लोकल हार्मोन, गैस्ट्रीन, ठीक है। और ये करता क्या है, दिस गैस्ट्रीन इज गोइंग टू स्टिमुलेट अदर गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो दूसरे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उसको ये स्टिमुलेट करता है, ताकि वो दूसरे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो अपना सिक्रीशन भी मतलब वो अपना जो प्रोसेस है, अपना जो फंक्शन है उसको करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, सिक्रीशन स्टार्ट कर दे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द जी सेल। नेक्स्ट द बेसल सेल।
तो बेसल सेल्स जिसको आप बोल सकते हैं स्टेम सेल्स, हमने देखा उसका डायग्राम भी देखा. दिस सेल्स प्रोड्यूस द सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड. ठीक है. So these cells, these basal cells produce the cells of the gastric gland. देखो अभी हमने जितने तरह के सेल्स के बारे में पढ़ा ना, जैसे अर्जेंटाफिन सेल, चीफ सेल, गॉबलेट सेल, ऑक्सैंटिक सेल, जी सेल, तो ये सारे सेल बनता कहाँ से है, कहाँ से बनता है, फ्रॉम वेयर इट फॉर्म्स. उसको बनाने के लिए जो सेल हमारे पास है उसको हम कहते हैं बेसल सेल्स. सो द बेसल सेल्स आर द हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द अदर डिफरेंट गैस्ट्रिक glands, or we can say the gastric cells. ठीक है. Now the complete secretion of all these cells, अभी जितने सेल्स के बारे में हमने बात किया, ये सारे सेल्स के जो secretion है is together is known as gastric juice. ठीक है. तो सारे सेल्स के secretion एक जगह पे completely हम एक साथ उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस. तो गैस्ट्रिक जूस किसे कहते हैं, अभी हम जितने सेल्स के बारे में हमने पढ़ा अभी ना, गॉबलेट सेल है, ऑक्सैंटिक सेल है, चीफ सेल है, अर्जेंटाफिन सेल है, इसके सारे जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स है, इनके सारे सिक्रीशन को अगर हम एक साथ ले लेंगे तो हम इसे कहते हैं, उसको हम कह सकते हैं गैस्ट्रिक जूस. ठीक है. और गैस्ट्रिक जूस का कॉम्पोजिशन क्या है अगर हम देखेंगे तो उसमें हमें क्या क्या मिलेगा देख लेते हैं. देखो गैस्ट्रिक जूस में हमें क्या मिलेगा अगर हम उसको स्टडी करेंगे तो we'll find HCl, pepsinogen, prorenin, mild lipase, gastrin, then intrinsic factor, that is Castle intrinsic factor, correct कर लेना उसको. HCl mucus जो भी हम डिस्कस किया वो सब इसमें मिलेगा. ठीक है. और गैस्ट्रिक जूस जो है उसका pH कैसा होगा, 1.2 to 1.8. कितना होगा, 1.2 to 1.8. ठीक है. अच्छा, वॉल्यूम कितना है, 2 to 3 लीटर पर डे. कितना वॉल्यूम सीक्रेट होता है हर दिन, 2 to 3 लीटर पर डे. ठीक है. नाउ नॉर्मली द सीक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इज अंडर नर्वस कंट्रोल. नॉर्मली जो गैस्ट्रिक जूस का जो सीक्रेशन है, मतलब सीक्रेशन कितना होगा, मतलब कैसे होगा, किस क्वांटिटी में होगा, it is controlled by, or it is actually under the nervous control. and अब देखो जैसे कि ना, मतलब ये डिपेंड करता है सिचुएशन नर्वस सिस्टम के ऊपर ना, मतलब स्टिमुलस के ऊपर, एक्सटर्नल स्टिमुलस. मतलब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर कोई आप कुछ मान लीजिए आप भूखे हो, यू आर जस्ट हंग्री ड्यूरिंग लंच आवर एंड यू हैव सीन अ वेरी गुड प्रिपरेशन ऑफ द फूड. अच्छा डिश आपने देखा या खाना देखा, तो आपके ये गैस्ट्रिक जो सिक्रीशन है ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. जैसे सलाइवा होता है ना, बिल्कुल ऐसे गैस्ट्रिक जूसेस भी सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप भूख लगता है आपको और जब आप खाने को देखते हो. ठीक है. ठीक है ना. चलिए, सो दिस मच आई बिलीव इट इज क्लियर. सो we'll move to the next part and we'll discuss the next topic, that is intestine. But before we go to the intestine, I will discuss two things with you, जो कि मैंने थोड़ा सा भूल गया मैं, so sorry for that. First is yesterday we have discussed certain things, उसको थोड़ा देख लेते हैं. जैसे हमने बात किया था ना एलिमेंट्री कनाल के बारे में, तो एलिमेंट्री कनाल में हमने क्या देखा था, देयर आर डिफरेंट लेयर्स आर देयर. हमने बात किया था ना कि जो आपका डिफरेंट लेयर्स एलिमेंट्री कनाल में, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके बारे में हमने देखा था, बात किया था. जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके बारे में हमने बात किया था. उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है उसके बारे में हमने बात किया था. ठीक है. वेसरल पेरिटोनियम और सिरोसा, देन मस्कुलरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा बात किया था ना. तो अगर हम थोड़ा एक हैंडमेड डायग्राम में देखेंगे तो हम इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं. तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा ये डायग्राम आप बना लो, इट विल हेल्प यू. ठीक है. सो इट इज अ हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कनाल. अगर आप एलिमेंट्री कनाल का अगर सेक्शन लेके स्टडी करेंगे उसका टिश्यू, तो हमें ये सारा लेयर जो मिलेगा तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. देखो बाहर वाला हमने फर्स्ट जो लेयर है उसको हमने क्या लिया, पेरिटोनियम. ठीक है. और विसरल पेरिटोनियम और सिरोसा आप कहते हैं. उसके बाद अंदर में आप देखो लॉन्गिट्यूडिनल मसल है. उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो सर्कुलर मसल. हमने बताया था ना लॉन्गिट्यूडिनल मसल होगा, सर्कुलर मसल होगा, और बीच में नर्व फाइबर्स है पैरासिम्पैथेटिक. ठीक है. उसको बोलते हैं ऑरबैक प्लेक्सस. ठीक है. उसके बाद हमें क्या मिल गया, then we can see there is one more layer where there is again the nerves are there which is sympathetic, हमने बात किया था. उसके बाद है muscularis layer. उसके बाद है lamina propria. Then we finally have the epithelial layer and there is your mucosa. So this is a simple diagram. If you want to draw it, so you can draw it for your convenience, right? Fine. So you can pause it and you can draw if you want.
Next. Yeah. So this is the diagram, bookish or colorful diagram, proper diagram of the mucosa gastric gland जो अभी डिस्कस किया था. तो अब देखोगे तो ये गैस्ट्रिक ल्यूमेन कहते हैं हम इसे, ठीक है. ये म्यूकोसा गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात कर रहे हैं हम, ध्यान से समझना, ठीक है. तो ये गैस्ट्रिक पिट है, दिस इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, एंड दिस गैस्ट्रिक वॉल नॉर्मली हम कहते हैं. तो उसमें आप देखो गॉबलेट सेल हमने देखा था, गॉबलेट सेल ऊपर की तरफ भी रहता है, म्यूकोसा लेयर में भी रहता है, ग्लैंड के पार्ट में भी रहता है ना. यहाँ पे भी देखो गॉबलेट सेल है. So these are the goblet cell. Then we can find this parietal cell or oxantic cell secretes the hydrochloric acid. ये है आपका oxantic cell, मैंने ड्रॉ किया था ना, बड़ा करके बनाया था अंदर की तरफ, देखो. So these are the oxantic cell, ठीक है. Then you can find there are some cells which are not goblet cell but they are present in a series in a columnar shape. देखो ये goblet cell नहीं है लेकिन ये columnar shape का है. ये होता है chief cell और इसको हम इसका दूसरा नाम भी लिख लो, ज़ाइमोजेनिक सेल और पेप्टिक सेल भी कहते हैं. वहां पे मैंने बताया तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया नाम, ज़ाइमोजेनिक, ये भी लिख लेना, ज़ाइमोजेनिक सेल और पेप्टिक सेल, ठीक है. इट सीक्रेट द पेप्सिन, रेनिन एंड जिलेटिनेज, ठीक है. तो ये सारा सीक्रेट करता है एंजाइम. ये नेक्स्ट वी कैन सी द ट्रायंगल, ये वाला शेप देखो कोलुमनार शेप का था. अब ये वाला थोड़ा देखना ध्यान से, थोड़ा सा ट्रायंगल शेप का है, ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा ट्रायंगल शेप का है ना. इसको हम बोलते हैं अर्जेंटाफिन सेल, ठीक है. इज कंसर्न विद द सीक्रेशन ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्टर दैट इज सेरोटोनिन. सेरोटोनिन क्या है? वैसोकंस्ट्रिक्टर है, हमने डिस्कस किया था अभी ना, मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, उसी को बोलते हैं वैसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है. सो दिस इज अ डायग्राम वी नीड टू डिस्कस बिफोर वी मूव ऑन. वन मोर थिंग आई नीड टू डिस्कस विद यू बिफोर वी मूव ऑन, दैट इज अबाउट द रूमिनेंट, ठीक है. तो यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पॉइंट्स भी दिखा दूंगा. यहाँ पे है पॉइंट्स, तो वो भी हम देखेंगे. तो पहले थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं. Where is the diagram? Yeah, we got it. Fine. Yeah. So this is and this one. Yeah. So देखिए, अब देखिए ये जो पॉइंट है मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये बहुत जरूरी है. जब हम स्टमक को डिस्कस करते हैं ना, तो हमने ह्यूमन का स्टमक डिस्कस किया, मतलब बेसिकली मैमल्स का डिस्कस किया है हमने, ओमनीवोरस का. तो जो स्टमक है ना, इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें मिलता है. जैसे कि अगर हम दूसरे एनिमल्स को देखेंगे, स्पेशली रूमिनेंट्स, मतलब कैटल्स जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, उनका जो स्टमक होता है ना, वो थोड़ा अलग अलग होता है. उसमें देयर आर डिफरेंट पार्ट्स आर देयर, ठीक है. तो ये डायग्राम हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन उसके पहले थोड़ा पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. या देखो, रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म कंपाउंड हैव कंपाउंड स्टमक. तो रूमिनेंट जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या स्टमक होता है, उसको उस स्टमक को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड स्टमक कहते हैं. क्या स्टमक कहते हैं? कंपाउंड स्टमक. तो उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो देख लेते हैं. पहला होता है र्यूमेन और पाउंच, ठीक है. ये र्यूमेन रहता है इनके स्टमक में, इसलिए इसे आप कहते हैं रूमिनेंट, ठीक है. इसी से आया है, र्यूमेन रहता है इसलिए हम कहते हैं रूमिनेंट, ठीक है. सो र्यूमेन और पाउंच. एंड देन द नेक्स्ट पार्ट इज रेटिकुलम और हनीकॉम्ब, जिसको हम कहते हैं, एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है. तीसरा होता है ऑस्मैसम, जिसको हम पैसेल्टेरियम भी कह सकते हैं. और चौथा और फाइनल होता है एबोस्मैसम और रेनेट, ठीक है. तो ये चार जो स्ट्रक्चर हमें आपके जो रूमिनेंट है, ये जो कैटल्स है, जो हर्बीवोर्स है, उसमें दिखता है, ठीक है. तो र्यूमेन और रेटिकुलम जो है, अभी हमने देखा ना, र्यूमेन और रेटिकुलम, ऊपर वाला र्यूमेन, सेकंड वाला है रेटिकुलम. तो र्यूमेन एंड रेटिकुलम हैव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लाइक रिमेनोकोकस. अब ये जो र्यूमेन होता है और रेटिकुलम होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इनके स्टमक का, जो आपके कैटल से के स्टमक का, इसमें ना एक स्पेशल तरह की, इट्स अ डिफरेंट स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच इज लिविंग इनसाइड, दैट उसका नाम क्या है? रिमेनोकोकस. और इसका काम क्या होता है? सेलुलेज सिक्रीट करना. अब मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, आपको सुन के भी थोड़ी हैरानी होगी. देखो, जो हार्बीवोर्स है ना, जो कैटल्स है, वो खाते तो हैं प्लांट्स, लेकिन आपको पता है वो जो प्लांट्स, जो क्लोरोफिल है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास कोई एंजाइम नहीं होता है. जैसे आपको पता है कि हम मतलब इंसान या मतलब जो मैमल्स है, इफ यू टेक द वेजिटेबल्स और द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स स्पेशली which is green in color, those are which are actually having chlorophyll. तो क्लोरोफिल को हम जो है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हमारे पास कोई भी एंजाइम नहीं होता है. तो ये रूमिनेंट जो है ना, ये जो हार्बीवोर्स है, उनके पास भी नहीं होता है. तो वो डाइजेस्ट करते कैसे हैं? For that they are having a special type of bacteria which is present in their rumen and reticulum part of the stomach,
एंड विच सीक्रेट ए स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम जिसको कहते हैं सेलुलेज, ठीक है। जो सेलुलेज जो सेलुलोज है मतलब क्लोरोफिल सॉरी जो जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स है या जो प्लांट्स है जो जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो उसमें सेलुलोज वो बेसिकली सेलुलोज से बनता है। तो सेलुलोज को हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रेक कर सकते हैं कि हमारे पास एंजाइम नहीं होता सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए, लेकिन सेलुलोज को ब्रेक करने का एंजाइम जो रुमिनेंट है उनके पास भी नहीं होता है। सो हाउ डू दे ब्रेक इट एंड हाउ डू दे गेट द एनर्जी फ्रॉम दैट? तो उनके पास एक बैक्टीरिया होता है बेसिकली, एग्जांपल है एक नहीं दो तीन तरह के होते हैं, ज्यादातर होते हैं रिमिनोकॉकस, और वो क्या करते हैं, दे सीक्रेट ए स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम, उसका नाम है सेलुलेज। और ये सेलुलेज एंजाइम जो है ये जो है सेलुलोज को ब्रेक करने में हेल्प करता है, किसको, ये जो सारे रिमिनेंट्स हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जो कैटल्स है दे टेक लॉट ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है, they actually they are grazing on plants and the grasses and other bushes, but they cannot digest those things by themselves because plant में ज्यादातर जो पार्ट है वो सेलुलोज से बना है। तो वो सेलुलोज जो है उसको ब्रेक करने के लिए एंजाइम जो होता है जिसको हम कहते हैं सेलुलेज, वो बैक्टीरिया सेक्रेट करता है जो कि रिमिनेंट और जो कैटल है उनके स्टमक के पार्ट में रहता है, जिसको हम बोलते हैं दो पार्ट में रहते हैं, होते हैं रिमिनेंट और रेटिकुलम, दोनों में ही हमें ये बैक्टीरिया मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है ऑस्मैसम। इसका काम क्या होता है, ऑस्मैसम जो पार्ट है स्टमक का, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। ऑस्मैसम क्या करता है ना, जो भी वो पानी पीते हैं या जो भी जो न्यूट्रिएंट वो गेट करते हैं, जो भी वो कंज्यूम करते हैं, उसमें से बाइकार्बोनेट आयंस को कंज्यूम करने के लिए, स्पेशली पानी से एब्जॉर्ब करने के लिए उनको हेल्प करता है, ठीक है। नाउ अब ये जो ऑस्मैसम है ना, ये काफी दूसरे एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स में ये एब्सेंट भी होता है। एग्जांपल है कैमल में ऑस्मैसम नहीं होता है, ठीक है। लास्ट पार्ट क्या है, एबोस्मैसम, ठीक है। अभी स्टमक जो अगर हम बोलेंगे ना, जैसे हमारे पास स्टमक है, एक बैग लाइक मस्कुलर जो स्ट्रक्चर होता है, ईसोफेगस के साथ कनेक्टेड होता है, सो वो एक प्रॉपर जो स्टमक होता है ना, वो एक्चुअली है एज एबोस्मैसम। जो मतलब आप अगर कैटल में, काउ में, इसमें अगर देखेंगे हम कि उनका जो मेन स्टमक जो पार्ट है, जिसको हम स्टमक कह सकते हैं, ट्रू स्टमक कह सकते हैं, दैट इज द एबोस्मैसम पार्ट, ठीक है। और ये क्या करता है, ये HCl और एंजाइम सीक्रेट करता है, ठीक है, और फॉर फर्दर ब्रेकिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स टू गेन द न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो अभी थोड़ा डायग्राम देखते हैं तो आपको और क्लैरिटी आएगा। सी, सो दिस इज द डायग्राम, इफ यू सी दिस इज द डायग्राम, सो यू कैन सी दिस इज द रेटिकुलम, this is the osmasum, this is the rumen and this is the abosmasum, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला नंबर 1 हम बात करेंगे। फर्स्ट यहाँ से जब कुछ खाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया रहता है, ये रेटिकुलम में, ठीक है। हमने अभी डिस्कस किया ना, जो आपका रेटिकुलम पार्ट है उनका और जो ह्यूमन पार्ट है, इसमें जो बैक्टीरिया रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो रेटिकुलम, इट्स इसको हम बोलते हैं हनीकॉम, इसको हनीकॉम, स्ट्रक्चर हनीकॉम जैसा दिखता है इसीलिए इसको हनीकॉम बोलते हैं। इट प्रोड्यूसेस इट पाउचेस from the esophagus and it is the smallest part of the compound stomach and these harbors numerous anaerobic bacteria and protozoa। मतलब इसमें क्या होता है ना, they harbors मतलब ये मतलब यहाँ पे रहने के लिए, एक्चुअली ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना ह्यूमन का, इसका काम ही होता है कि ये दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, उनको वहां पे कल्चर, वहां पे रहने के लिए वो जगह वो प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको जो डिजायर्ड जो एंजाइम है वो मिल सके, ठीक है। जैसे कि र्यूमेनोकॉकस से क्या मिलता है उनको, सेलुलेज। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया एंड द प्रोटोजोआ व्हिच कैरी आउट द एक्सटेंसिव सेलुलोज फर्मेंटेशन लाइक र्यूमेन, ठीक है। तो ये सेलुलोज को फर्मेंट करने में या उसको तोड़ने में ये इनको हेल्प करता है, ठीक है। नंबर 2 इज ऑस्मैसम, जिसको हम सेल्टेरियम भी कह सकते हैं, ठीक है। It is located to the right of the rumen, rumen के बिल्कुल राइट साइड में ये होता है, ठीक है। ऑस्मैसम, जैसे ये rumen है तो बिल्कुल राइट साइड में ऑस्मैसम है, ठीक है। एंड राइट साइड ऑफ द rumen and reticulum and the posterior to the liver के posterior पार्ट में होते हैं, लोकेशन बता रहा है आपको। नेक्स्ट, सेमी लिक्विड फूड इज re-swallowed and reaches the osmasum which
concentrates the food by absorbing the water and bicarbonate, and after the concentrated food reaches the ibomasum or the stomach of camel and the deer, the lack of osmasum. मैंने अभी बताया कि जो deer होता है, camel होता है, उसमें ये osmasum नहीं होता है. ठीक है. Number 3 is the rumen, जिसको पाउच कहते हैं. It is the largest chamber and it follows the esophagus, and it is also called the fermentation chamber, where the food is mixed with the saliva and undergoes fermentation by microorganism. That microorganism include the bacteria and protozoa. ठीक है. तो ये वाला पार्ट में जो है ना वो खाते हैं और उनका जो भी फूड है it mixed with the saliva, and where also the microorganisms are present which help them to ferment that particular food particle. ठीक है. लास्ट इज एबोस्मासम, और जिसको हम रेनेट कहते हैं, रेनेट, और जो कि एक्चुअली में ट्रू स्टमक है इनके केस में. ठीक है. इट इज अ ग्लैंडुलर stomach, and that is capable of producing numerous gastric enzymes which are responsible for protein digestion, and from here the food passes to the small intestine for further digestion. ठीक है. तो यहां से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन के लिए. सो ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर. जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ये जो र्यूमेन है ना, र्यूमेन में एक्चुअली बेसिकली क्या होता है ना, जब काउ और जो कैटल्स हैं जब वो ग्रेस करते हैं, जब वो कोई जो प्लांट प्रोडक्ट या जो भी खाते हैं ना, देखना आप ध्यान से, वो बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं. दे आर ईटिंग इट वेरी फास्ट. ठीक है. तो वो करते क्या है पता है आपको? दो फूड पार्टिकल वो सीधे कहां भेज देते हैं? क्योंकि वो सीधे भेज देते हैं र्यूमेन में. और जो र्यूमेन जो होता है ना, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, आप देख सकते हो डायग्राम में भी. और यहाँ पे पहला ये जो भी वो खाते हैं ना, जल्दी जल्दी खा लेते हैं फटाफट, और वो जाता है र्यूमेन में. उसके बाद र्यूमेन में वो सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स होता है और वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है, तो वो क्या करता है, उसको फर्मेंट कर देता है. आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आप देख सकते हो, जो गाय बैठी होती है, या जो गाय होते हैं, भैंस होते हैं ना, the buffalo and these cows, if you see that they will eat very fast, they will graze very fast, then they will sit for some time, and what they will do, they will always chewing. अब देखना हमेशा वो चबाते रहते हैं, they always chew. जो चू करते हैं ना, कैसे करते हैं पता है? वो र्यूमेन से जो फूड फर्मेंट हो गया है ना, उसको वापस वो मुंह में ला सकते हैं. ठीक है. वो वापस उसको अपने बकल कैविटी में लेके आते हैं, उसको फिर फर्दर चू करते हैं, उसके बाद उसको फिर वो रेटिकुलम और ऑस्मासम में भेज देते हैं. सो ये प्रोसेस है, थोड़ा सा पिक्यूलियर प्रोसेस है, लेकिन ऐसा ही वो करते हैं उनके, क्योंकि जो उनका जो मेन फूड है वो तो प्लांट है, और प्लांट का जो मैक्सिमम पार्ट वो किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है. ठीक है. जो सेल होता है ना, प्लांट सेल, आपने पढ़ा होगा डिफरेंस बिटवीन सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है. तो सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनता है ना. तो इसीलिए उसको ब्रेक करने के लिए उनको ये बार बार ये प्रोसेस करना पड़ता है. सो इट्स अ लिटिल हेक्टिक एंड लिटिल लॉन्ग प्रोसेस कंपेयर टू अस. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट point. So next topic we'll discuss. Yeah. So we'll talk about intestine now. Let us start. Now, what is intestine? If I simply ask you what do you mean by intestine, I think till now we have discussed stomach, till the stomach. We also discussed about the stomach of the ruminant, that is your herbivores. Now we'll talk about the intestine. Now हमने अभी तक अपना क्या क्या पढ़ लिया? हमने अपना एलिमेंट्री कनाल पढ़ रहे थे डिटेल में ना, तो उसमें हमने माउथ पढ़ा, बकल कैविटी पढ़ा, फेरिंग्स पढ़ा, उसके बाद इसोफेगस पढ़ा, उसके बाद स्टमक पढ़ लिया. अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंटेस्टाइन. आफ्टर स्टमक व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कनाल? इट इज द इंटेस्टाइन. तो इंटेस्टाइन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि इमीडिएटली आफ्टर द स्टमक द पार्ट इज देयर, दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड आफ्टर दैट वी हैव द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. सो इंटेस्टाइन क्या है ना? इंटेस्टाइन इट इज रिस्पांसिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. देखो, स्टमक में डाइजेशन तो होता है, लेकिन मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है हमारे फूड पार्टिकल्स, फाइनल जो डाइजेशन होता है हमारे फूड पार्टिकल्स का, जो भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होता है, वो कहां पे होता है? दैट इज एक्चुअली डन इन द इंटेस्टाइन. ठीक है. फाइन. एंड आफ्टर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड फाइनली द feces, द ड्राई feces is also produced in the intestine. ठीक है. So it is located between, कहां पे लोकेशन क्या है? पहले it is located between the stomach and the anus. anus और स्टमक के बीच में जो पार्ट रहता है एलिमेंट्री कनाल का, उसी को हम कहते हैं इंटेस्टाइन. ठीक है. बेसिकली हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लेते हैं आज, अगर हो जाएगा तो लार्ज के बारे में पढ़ेंगे. चलो,
स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। टोटल जो एलिमेंट्री कैनाल अभी हम पढ़ रहे थे, है ना, उससे सबसे बड़ा जो होता है, सबसे लंबा और सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। उसका लेंथ देखिए कितना होता है, 20 फीट, ऑलमोस्ट 6 मीटर। सो बहुत बहुत लंबा होता है ये, ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है डियोडेनम, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम। डियोडेनम क्या है, इट इज नॉट अ कॉइल्ड पार्ट। ये कोई कॉइल्ड पार्ट, मतलब ये पार्ट कॉइल्ड नहीं होता है, मतलब इसमें कोई कॉइलिंग हमें नहीं दिखेगा। एंड इट इज अ बेंड ट्यूब, इट्स अ नॉर्मल बेंड ट्यूब एंड इट इज द शॉर्ट पार्ट, इट इज अ शॉर्ट पार्ट एंड दैट इज 25 सेंटीमीटर ओनली। बहुत ही छोटा पार्ट होता है। मतलब जब स्टमक के साथ हमने देखा था ना, पाइलोटिक स्फिंक्टर रहता है जो कि कनेक्ट करता है इंटेस्टाइन को स्टमक के साथ, तो वो जो है वो कनेक्शन के समय जो ट्यूब लाइक छोटा सा बेंडिंग स्ट्रक्चर होता है इंटेस्टाइन, उसे हम कहते हैं डियोडेनम, जो कि ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है डियोडेनम के बाद वो होता है जेजुनम। अभी जेजुनम जो है ना, ये बहुत ही कॉइल्ड होता है, इट्स हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। इसका लेंथ ऑलमोस्ट 8 फीट होता है। कितना फीट होता है, 8 फीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3rd पार्ट, जो लास्ट पार्ट है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज योर इलियम एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। ये सबसे लंबा होता है पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लंबा सबसे बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है, वो होता है इलियम, ठीक है। सो द लॉन्गेस्ट पार्ट दैट इज 12 फीट, ठीक है। और ये पार्ट जो होता है इलियम जो होता है ना, ये भी हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है, ठीक है। ये भी क्या होता है, दीज आर आल्सो हाईली कॉइल्ड। तो इलियम और जिजिनम दोनों ही बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। जो जिजिनम है वो 8 फीट तक होता है और इलियम जो है वो ऑलमोस्ट 12 फीट तक होता है उसका लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, सो इट विल बी लिटिल बिट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड आफ्टर सीइंग दिस डायग्राम। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो दिस इज द इसोफेगस। यहाँ पे हमें मिलता है कार्डियक स्फिंक्टर और ये स्टमक है टोटल। तो हमने देखा था इसमें फंडिक, पाइलोरिक, जो डिफरेंट रीजन हमने डिस्कस किया था। और ये है स्पाइलोरिक स्फिंक्टर। और यहाँ से जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर यहाँ आया, यहाँ तक ये जो छोटा सा ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, विच इज कनेक्टेड विद द स्टमक एंड दिस इज द, यहाँ से ही इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज कॉल्ड डियोडेनम। ये डियोडेनम है। इसके बाद अगर आप अंदर देखोगे, दिस इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसमें क्या रहता है, इसमें हमारा जो बेसिकली क्या हमें मिलेगा, जिजिनम और इलियम मिलेगा। सो दिस इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, यू कैन सी, एंड दिस इज योर जिजिनम एंड इलियम, ठीक है, फाइन। नाउ आफ्टर दैट यू कैन सी देयर इज द लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला जो पार्ट है, स्टार्टिंग में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे डिटेल में, इसको बोलते हैं सीकम। Then we have the connection which is connecting between the large and small intestine, that is called ileocecal opening. इसको क्या कहते हैं, जो small intestine opens into the large intestine. See, देखो, the opening through which the small intestine opens into the large intestine, that is known as ileocecal opening. ठीक है, so this is a very basic simple diagram. So ये diagram बनाना जरूरी है आपको. So please draw this diagram. So you can pause and you can draw. Now, the complete intestine is actually lined with glands and the jejunum, ileum. ठीक है, तो ये हम बात करेंगे, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो complete intestine है, it is actually lined with glands, and in the jejunum and ileum part, the inner membrane, that is the mucosa, is thrown into such folds. तो हमें मतलब इस सेंटेंस का मतलब अगर मैं समझाता हूँ आपको, क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है जिजिनम और इलियम जो पार्ट है, जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर अभी हमने देखा, इसके अंदर अगर हम ल्यूमेन में अगर देखेंगे तो वो उसका जो ल्यूमेन होता है, जो इनर मोस्ट जो म्यूकोसा लेयर होता है, जैसे हमने स्टमक में देखा तो उसमें भी रिजिस थे, तो इसमें भी क्या है ना, इसमें ना फोल्डिंग्स होता है, इसमें ना फिंगर लाइक फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब फोल्डिंग मतलब कैसा, अभी नेक्स्ट डायग्राम में आपको समझ में आएगा। ऐसा अभी देख सकते हो आप यहाँ पे, मैं ये जस्ट दिखा के फिर वापस जाऊंगा, ऐसा फोल्डिंग्स होता है, ठीक है। तो ये इनर मोस्ट, दिस इज द ल्यूमेन एक्चुअली, ठीक है। इसको छोड़ दो, ये डायग्राम में समझाने के लिए ये वाला पार्ट आप देखो, कंफ्यूज मत होना, ये ल्यूमेन पार्ट है, ठीक है। और उसके अंदर में अगर हम देखेंगे इंटेस्टाइन के, तो हमें ऐसे फोल्डिंग्स मिलेंगे। अब इसको भी अगर हम मैग्नीफाई करेंगे, अच्छा ये जो फोल्डिंग्स है, इसको हम बोलते हैं विली और विलाई, ठीक है। अब ये विलाई, एक विलाई को अगर हम मैग्नीफाई करेंगे तो हमें ये देखने मिलेगा। विलाई के ऊपर भी हमें क्या मिल रहा है, देयर आर सम दिस ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम रहता है। विलाई के ऊपर भी हमें क्या मिलेगा, सेल्स व्हिच आर हैविंग दिस
brush border which is the villi is also made up of the epithelium which is brush border, ठीक है, उसमें भी ऐसे brush border epithelium से बना होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोविलाई। ये विलाई है जो नॉर्मल फोल्डिंग सबको दिख रहा है मिकोसा लेयर में, इंटेस्टाइन में, और उसमें भी अगर हम देखेंगे मैग्नीफाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, उसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं जिसको हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड माइक्रोविलाई, ठीक है। So these folds are known as villi, and if we enlarge the villus then it is visible that it is again lined with columnar cells and each cells is also having a very fine finger like projection जिसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है, उसको हम कहते हैं माइक्रोविली। फाइन, सो आज इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे। सो टिल नाउ टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक यू, बाय।